So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम। कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और क्लास में होगी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अब तक हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को किया है, ठीक है, अपने प्रीवियस क्लासेस में। आज भी हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक जनरल टॉपिक को हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो हमारा रिवीजन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि रिवीजन किस तरीके से करना है ना, किस प्रकार से करना है। बेसिकली हमारा रिवीजन ही है, लेकिन एक रैंडम टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो जो बातें हमें लगता है कितने प्रकार की, तो उनको हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग का ही पहला चैप्टर हम ले रहे हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, यानी स्थिर वैद्युतिकी। थोड़ा स्पीड में रखेंगे क्योंकि हम इसका जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। जो जो चीजें हमारे दिमाग में आती जाएंगी हम उनको समझते जाएंगे। स्थिर वैद्युतिकी हमने बात करी थी। स्थिर मतलब रुका हुआ, और वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रिक्स का जो संबंध होता है वो होता है आवेश से, ठीक है। अरे इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं, वैद्युतिकी किसको कहते हैं? जब मूविंग चार्ज इज कॉल्ड गतिमान आवेश, है ना, वही तो विद्युत को जन्म देता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रुका हुआ आवेश। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो है रुके हुए आवेश का अध्ययन। तो जब आवेश स्थिर अवस्था में हो, जब आवेश स्थिर अवस्था में हो तो उससे संबंधित गुणों का, कह लीजिए, है ना, गुणों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक, तो आवेश को स्थिर अवस्था में रखा हमने और उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। भाई आवेश, दो आवेशों को सामने रखेंगे, दो स्थिर आवेश होंगे तो उनका क्या होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र किस तरीके से वो डिफाइन करेंगे स्थिर आवेशों के ऊपर, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, विद्युत विभव की बात कर लेंगे हम। तो ये सारे गुणों को हम किसके ऊपर ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे किसी स्टेबल, किसी स्टेशनरी यानी स्थिर अवस्था में उपस्थित आवेश के ऊपर, है ना। तो इसे हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। एक और ब्रांच होती है हमारे फिजिक्स में, वो होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसकी एक और दूसरी ब्रांच होती है, वो होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब गति की, डायनेमिक्स मतलब गति की, स्टैटिक्स मतलब स्थिति की, और डायनेमिक्स मतलब गति की। तो स्थिति मतलब जो कि स्टैटिक्स है उसमें चीजें रुकी हुई होती है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं रेस्ट पोजीशन में होते हैं, और डायनेमिक्स मतलब वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, गति में होते हैं, है ना। तो इसको भी हमको पढ़ना है, क्लास 12 में ही हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पढ़ना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में रहे तो हमें चीजें जो है थोड़ा और आसान बन जाती हैं समझने के लिए। इसमें हम क्या बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं कि जैसे सपोज हमारा एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सब आपने पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए मैं सबको रिलेट करवाने की कोशिश आपके सामने करता हूं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वैद्युत चुंबक, ठीक है। इसको ही हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बांट लो इसे, हिंदी में लिखते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में बांट लो इसे, और इधर क्या कहेंगे इसे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब गति की, ठीक है। इसके लिए हिंदी का मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी,
ठीक है, बट ये भी है। इसके अंदर हम जो पढ़ते हैं वो मैं बता सकता हूँ आपको। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, आवेश के बारे में और विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, ठीक है, कैपेसिटर्स के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारी धारा विद्युत है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके बाद हमारा, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में से। और हम इसमें चुंबकत्व के ऊपर बात करेंगे, मैग्नेटिज्म के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम बात कर लेंगे हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर, ठीक है, और हम प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर भी इसमें बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये भी पढ़ना है हमें, ये भी पढ़ना है, बट अभी हमारा ध्यान इधर रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास डेटा है वो क्लासिफाइड टाइप में है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है, सारे चैप्टर्स में लिंक बना करके चलना है, तो आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी रहेगी, ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं। इस चैप्टर में जो शुरुआत होती है वो है, हमारे पास टॉपिक आता है वैद्युत आवेश सबसे पहले, ठीक है। और वैद्युत आवेश के अलावा हमें बात होती है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहला टॉपिक या फिर पहला चैप्टर इस यूनिट में ये आता है, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ये आता है इसके अंदर। इसमें हमने काफी सारी चीजें देखी। इसमें हमने देखा वैद्युत आवेश के बारे में। अगर आवेश की बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है बच्चों, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे। तो चलिए अब बात करते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश से संबंधित आपको क्या क्या चीजें पता है, इसके साथ हम इसको मिला करके देखते हैं। कुछ बेसिक चीजें। क्यू इसका सिंबल होता है, क्यू से हम इसको निरूपित करते हैं। इसके अगर मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की, एसआई यूनिट की, तो वो होती है कूलाम, ठीक है। कूलाम, हमारे महान साइंटिस्ट कूलाम के ऊपर। कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है ना। इसके अलावा दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जो चीजें हमें पता है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। समान चार्ज या फिर समान सजातीय आवेश, लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि प्रतिकर्षण होता है उनके बीच में। अगर धन धन होगा, ऋण ऋण आवेश होगा, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर करें विजातीय आवेश, अनलाइक चार्ज, विजातीय आवेश, इनके बीच में क्या होगा भाई? अट्रैक्शन होगा। तो एक धन और एक ऋण क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं भाई, आकर्षण होता है इनके बीच में। ये बात भी हम समझ गए। अगर दो धन आवेश हैं तो इनके बीच में हमको रिपल्शन देखने को मिलेगा। दो ऋण आवेश है तो यहाँ भी रिपल्शन देखने को मिलेगा। अगर एक धन है एक ऋण है तो हमको पक्का अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यह बात हम जानते हैं, ठीक है। और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? और आप जानते हैं इसका डायमेंशन, हाँ, इसकी विमा, इसके डायमेंशन। तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। यहाँ से हम इसकी विमा निकाल सकते हैं। Q की विमा वही होगी जो I की विमा होगी और जो T की विमा होगी। I धारा की विमा होती है A और T की विमा होती है, समय की विमा होती है T। तो Q की डायमेंशन क्या होगा भाई? AT हो गई, ठीक है। और क्या क्या चीजें जानते हैं हम इसके बारे में? और हम ये जानते हैं, इतनी सारी चीजें तो ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि आवेश क्या होता है भाई? आवेश हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं आवेश के बारे में कि ये जो है किसी वस्तु की मूलभूत गुण होता है। मूलभूत गुण मतलब अगर हम बात करें द्रव्यमान की, यानी मास की,
तो मास क्या है, किसी भी वस्तु का मास जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब वस्तु के साथ आने वाला गुण। आने वाला गुण, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मतलब अगर कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो होगा ही होगा ना। अगर कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा ही होगा। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, किसी भी वस्तु के साथ ये उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही होगा। तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि किसी भी वस्तु के साथ उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आवेश भी जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मूलभूत गुण जिसको हम कह सकते हैं, या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब किसी भी वस्तु के साथ उसका आवेश तो आता ही आता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो हमने ये देखा है कि जब ये हमने पढ़ा है, ठीक है, कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, मैटर है, द्रव्य है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है भाई? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये बना होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर नाभिक में रहते हैं साथ में। ये किसी भी परमाणु का सबसे ज्यादा सघन भाग होता है। ठीक है, और ये जो है न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस में मजबूती से बंधे रहते हैं। जो इधर उधर जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं किसी भी परमाणु से, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन मूव, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर ये जा सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, या फिर जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? आवेश है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश है। समझ में आ रहा है ना? ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा तो पदार्थ का द्रव्यमान बताओ क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? द्रव्यमान घटेगा, डेफिनेट। अगर किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये रिलीज हो रहा है या लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो मास होगा वो घटता हुआ हमें दिखेगा। और अगर योग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन उड़ के कहीं उस पदार्थ के अंदर आ रहा है, तो अगर योग हो रहा है तो यहां पर हम देखते हैं द्रव्यमान बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा, सीधी सी बात। तो आप देख रहे हैं आवेश जब आ रहा है या जा रहा है, उसके साथ द्रव्यमान भी चल रहा है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आ रही है कि जब भी आवेश आएगा या जाएगा, वो द्रव्यमान को साथ में लेकर चलेगा। या तो वो द्रव्यमान घटाएगा, अगर वो किसी पदार्थ से निकलेगा तो उसका द्रव्यमान घटा देगा। अगर किसी पदार्थ में आवेश जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ा देगा। तो हमें क्या बात पता लगी? यहां से हमें ये बात पता लगी आवेश के बारे में कि आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं रह सकता। मतलब आवेश को रहना है तो मास चाहिए ही चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान के साथ रहता है। ये फिर इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, चार्ज कैन एग्जिस्ट ओनली विद मास। मतलब कि आवेश जो है वो द्रव्यमान के साथ ही रहता है। जिधर आवेश जाएगा उधर द्रव्यमान बढ़ेगा, जिधर आवेश निकलेगा उधर से द्रव्यमान घटेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने ये बात भी पढ़ी है, एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, हो सकता है आपने देखा हो सकता है ना देखा हो। m बराबर m नॉट √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसको इतना समझिए आप, यहाँ पर जो v है ये वेग है। और जब कोई वस्तु, इसमें जो कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है वेरिएबल मास से, तो यहाँ पर ये बात की जाती है कि जब कोई वस्तु जो है, सपोज आप, मैं हो गया, कोई भी वस्तु हो गई हमारी ना, जो जिसको हम देख सकते हैं, जिसका साइज जो है बहुत बड़ा है, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना नहीं है, बड़ा साइज है जिनका, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं। आप अपना या मेरा उदाहरण ले सकते हैं, या फिर कोई भी वस्तु आपके आसपास, उसका उदाहरण ले सकते हैं। जब इसको तीव्र वेग यानी कि जब इसको प्रकाश के लगभग वेग से गति करेगी, तो इसके द्रव्यमान में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जब कोई वस्तु अगर इस स्पीड से चलने लगे कि उसका वेग जो है वो पदार्थ के वेग के बराबर हो जाए, है ना, उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आता है। मतलब उसका द्रव्यमान जो है वो समान नहीं रहता। हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो
उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, किस स्पीड से वो वस्तु चल रही है। आपने कभी तेजी से गाड़ी चलाई होगी तो आपने अपने बॉडी को महसूस करा होगा, आपकी बॉडी आपको भारी सी लगी होगी, है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, हमने डेली लाइफ में भी देखा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम स्पीड में रहते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो स्पीड में है तो उसके मास में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। लेकिन अगर हम आवेश की बात करें, आवेश जो है ये पदार्थ के भीतर बहुत तेज गति से चलते हैं, ठीक है। तो इन पर वस्तु की चाल का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाल से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मतलब कितनी भी स्पीड से चले आवेश का मान बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो ये कुछ एक दो बातें जो द्रव्यमान और चाल से रिलेटेड थी, मास और चार्ज से रिलेटेड थी, ये आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि चार्ज और मास जो है वो है तो एक ही। जैसे द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, अगर कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ही होगा। ऐसे ही आवेश के साथ होता है, अगर किसी वस्तु का कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ आवेश होगा ही होगा, है ना। और दूसरी कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से आवेश चल रहा है, बहुत तेज स्पीड से चल रहा है, तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जितना वो है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक दो बातें आवेश के और द्रव्यमान से रिलेटेड, चार्ज एंड मास से रिलेटेड आपको पता रहनी चाहिए। इनको जल्दी से नोट डाउन करें, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और बहुत ही कॉमन, और हमें ये बात पता होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चाहे किसी भी चीज का है वो आपको याद होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आवेश का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, ठीक है, संवेग का संरक्षण, ये सारे संरक्षण जो है आपको याद होने चाहिए, सारे लॉज जो है आपको याद रहने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल आवेश को स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज हम कर सकते हैं, किया जा सकता है। ओनली चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, नीदर कैन इट बी क्रिएटेड और नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी समाप्त उसको कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कुल आवेश जो है, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहता है सदैव। किसी वस्तु पर कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यानी कि इसको समझने के लिए हमें क्या करें, एग्जांपल लें, एक एग्जांपल लें कि जैसे सपोज ये कोई हमारा बॉक्स है, ठीक है, सपोज ये हमारा कोई बॉक्स है। देखिए जरा इसे, चलिए सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ऐसा ही देखिए एक ये बॉक्स हमारे पास, और हमने क्या करा, इसके अंदर सपोज हमारे पास 3 आवेश हैं, 5 कूलम
2 कूलम माइनस का 3 कूलम। ठीक है, तो कुल आवेश कितना हो गया भाई, नेट आवेश कितना हो गया, नेट आवेश हो गया हमारा 0, क्योंकि 5 और 2 7 में से 3 गए 4, नेट हो गया प्लस का 4 कूलम। ठीक है, अब मैंने क्या करा, थोड़ी देर बाद देखा ये सिस्टम को हमने डिस्टर्ब करा, और डिस्टर्ब करने के बाद हमने देखा कि इसमें जो आवेश आ रहे हैं वो हो गए हैं प्लस 7 कूलम माइनस 1 कूलम। तो तीसरा आवेश कितना रहेगा, तो हम निकाल सकते हैं ना, 7 माइनस 1 अभी कितना आ रहा है, प्लस का 6 कूलम, आना कितना चाहिए 4 कूलम। नेट आवेश जो है इस नियम के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, नेट आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, मतलब जितना आवेश पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो 6 आ गया, कितना आना चाहिए 4, मतलब ये जो बचा हुआ है ये कितना होना चाहिए माइनस 2 कूलम, तभी 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो आवेश रहेगा ये रहेगा हमारा माइनस का 2 कूलम। समझ में आया बात। तो नेट आवेश जो होगा इस सिस्टम पर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी मिसिंग था वो हमने इस हिसाब से निकाल लिया आवेश का संरक्षण नियम लगा करके। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है, और हमने इसमें काफी सारी चीजें देखनी है। हमने देखनी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का क्वांटीकरण। मतलब ये बॉडी A है और ये बॉडी B है। अब मैं आपसे पूछूंगा आपने इसको कितने आवेश दिए, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे मैंने इसको 3.5 कूलम आवेश दिया। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने इसे कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ से 10.5 इलेक्ट्रॉन A से B में चले गए, या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते 15.1 इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर आ गए, या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते 2.5 इलेक्ट्रॉन B से E में आ गए। नहीं, ये गलत है। जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो हमेशा पूर्णांक संख्याओं के रूप में होता है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, या फिर आप ये कह सकते हो 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए, या तो आप ये कह सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। मतलब कुछ भी आप बोलोगे, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण वो पूर्ण संख्याओं के रूप में होगा। इसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू NE। आवेश का जो ट्रांसफर होगा वो Q इज इक्वल टू NE के अकॉर्डिंग होगा, जहां पर Q क्या है, जहां पर Q है आवेश की मात्रा। ठीक है, N है कितनी संख्या है, N इज नंबर। ठीक है, ये प्राकृतिक नंबर होगा 1 2 3 4 है ना, कुछ भी हो सकता है। और E मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। तो आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम मूल आवेश भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। मूल आवेश या फिर फंडामेंटल चार्ज भी इसे हम कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, अगर आप देखेंगे ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब रिवीजन करें आप तो एक एक चीज को पकड़ के आप देखें, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।